गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके लिए स्कूल लेक्चरर सेकंड पेपर की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। हमने पिछली जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने जॉन मिल्टन की पोएम के बारे में पढ़ा था। अब हम आज लेकर आए हैं जॉन डन, और जॉन डन की पोएम है गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार। इस पोएम के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जॉन डन के बारे में। देखिए, ये जॉन डन की पोएम है जिसको सॉन्ग भी कहा जाता है। ये एक सॉन्ग भी है, तो इसलिए इसको सॉन्ग या पोएम हम कुछ भी कह सकते हैं। इसका नाम है गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार। इसको एक मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने लिखा है। इस पोएम का जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था, यानी सबसे पहले ये पोएम 1633 में यानी 1633 में प्रकाशित हुई थी, और इसका प्रकाशन सॉन्ग्स एंड सोनेट नामक वॉल्यूम में हुआ था 1633 में। तो इसके बारे में सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्ट है वो यही है कि गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार कंपोज्ड बाय जॉन डन। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है, और इस पोएम का प्रकाशन पहली बार 1633 में हुआ था, और इस पोएम का प्रकाशन जिस वॉल्यूम में हुआ था उसका नाम है सॉन्ग एंड सोनेट्स। अब बात करते हैं जॉन डन के बारे में थोड़ी सी। तो देखिए, जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ था और लंदन में। ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे। इन्होंने जो पोएमें लिखी हैं, उन पोएम की जो थीम है, सब्जेक्ट है, वो ज़्यादातर लव है। और इन्होंने यहाँ जो ये पोएम लिखी है इसके बारे में देखिए, इस पोएम की जो थीम है वो वुमेन्स इनकॉन्सिस्टेंसी है, यानी इन्होंने महिला की वफादारी पर शक किया है। और इस पोएम के अंदर उसी बात को बताया गया है कि एक सच्ची यानी कि फेथफुल एंड ट्रू वुमेन, एक ट्रू एंड फेथफुल वुमेन ढूंढना उतना ही कठिन है जितना एक टूटते हुए तारे को पकड़ना। तो पोएम का नाम ही है गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी ऐसी अतिशयोक्ति का वर्णन किया है। ऐसे इम्पॉसिबल टास्क के साथ पोएम को शुरू किया है जो हो नहीं सकते, यानी इम्पॉसिबल कार्य जो कभी संभव नहीं हो सकते, ऐसे कार्यों का वर्णन किया है। और कहा है कि ये कार्य जितने इम्पॉसिबल हैं, ठीक उसी प्रकार एक ट्रू एंड फेथफुल वुमेन को तलाश करना भी उतना ही असंभव है। तो इस तरह से इन्होंने महिला के बारे में बताया है। देखिए दोस्तों, पहले कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो जब ये युवा थे तो लंदन में इन्होंने अपना जो युवावस्था का जीवन व्यतीत किया था। वहाँ इन्होंने बहुत सारा लंदन की लाइफ को बहुत अच्छी तरह से देखा था, बहुत करीब से देखा था। वहाँ ये बहुत सारी वुमेन्स के संपर्क में भी आए थे, बहुत सारी लेडीज के संपर्क में आए थे। तो वहाँ इनका जो विचार था वो यही था कि जो वुमेन्स होती हैं वो ट्रू और फेथफुल नहीं हो सकती। तो इन्होंने फिर जब ये लंदन में बहुत सारी वुमेन्स के संपर्क में आए, वुमेन के संपर्क में आए, तो वहाँ इन्होंने देखा कि इनका जो विचार है वो सही है। इसलिए इन्होंने इस पोएम को लिख दिया कि एक फेथफुल और ट्रू वुमेन ढूंढना बहुत ही कठिन है, उतना ही कठिन है जितना कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ना। तो इस तरह से देखिए, अब इस पोएम के बारे में हम लाइन टू लाइन बात करते हैं। सबसे पहली लाइन है गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ो, यानी कि ये जाकर के गिरते हुए तारे को पकड़ना। और दूसरा इन्होंने इम्पॉसिबल टास्क बताया, गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट। एक मैंड्रेक एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ें मानव के आकार की होती हैं। तो उस मैंड्रेक की रूट से गेट विद ए चाइल्ड यानी बच्चे पैदा करना। तो मैंड्रेक की जड़ से बच्चे पैदा करना, टूटते हुए तारे को पकड़ना, और टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। और कभी कहता है कि मुझे बताओ कि ऑल पास्ट ईयर्स आर, यानी कि जो बीता हुआ समय यानी गुजरी हुई बरसें वे सब कहाँ चले गए, कहाँ हैं। और हु क्लेप्ट, चौथा है हु क्लेप्ट द डेविल्स फुट।
चौथा इम्पॉसिबल टास्क बताया है कि डेविल्स के फुट को किसने चीरा, यानी जो शैतान का पैर है उसको किसने चीरा। तो यहाँ पर इन्होंने 4 इम्पॉसिबल कार्य बताए हैं कि गिरते हुए तारे को पकड़ना, दूसरा कि मैंड्रिक की रूट यानी जो मैंड्रिक पौधा है उसकी जड़ से बच्चे पैदा करना, और तीसरा कि गुजरे हुए समय को बताना कि वे कहाँ है, चौथा शैतान के पैर को किसने चीरा, और पांचवा है टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। जो मरमेड होती है यानी जल परी, मुझे कोई ये बताए कि उस जो मरमेड है वो जब गाती है तो उसके गाने को किस तरह से सुना जाए, तो इस बात को भी कोई मुझे बताए। तो ये 5 इम्पॉसिबल टास्क। और अगला जो इम्पॉसिबल टास्क है वो यहाँ जॉर्डन ने बताया है, टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग। ये कहा कि जो मनुष्य के अंदर जो ईर्ष्या की भावना होती है, इस भावना को किस तरह से दूर किया जाए, या जो ईर्ष्या से मनुष्य के अंदर जो जो जलन पैदा होती है उस भाव को किस तरह दूर किया जाए। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट मैन, और किस तरह से जो मनुष्य को ईमानदार बनाया जा सके, ईमानदारी के भाव को किस तरह मनुष्य के अंदर रखा जा सके। ये इस प्रकार उन्होंने 6 इम्पॉसिबल टास्क बताए हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ। पहला है कि टूटते हुए तारे को पकड़ना, दूसरा मैंड्रिक की जड़ से बच्चे पैदा करना, और तीसरा है कि गुजरा हुआ समय कहाँ चला गया, यानी बीती हुई बरसें कहाँ चली गई, ये तीसरा हुआ। चौथा है कि शैतान के पैर को किसने चीरा, हु क्लेप्ट द डेविल्स फुट, और पांचवा है टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, यानी जल परी के गाने को किस तरह से सुना जा सके। ये 4 और पांचवा है कि ईर्ष्या से जो जलन होती है उसको कैसे रोका सके, और छठवां है कि मनुष्य के अंदर जो ईमानदारी का भाव है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके। तो ये 6 इन्होंने इम्पॉसिबल टास्क बताए हैं, और कहा है कि ये जितने इम्पॉसिबल हैं उतना ही इम्पॉसिबल एक ट्रू और फेथफुल वुमेन को तलाश करना होता है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि एक ब्यूटीफुल वुमेन जो फेथफुल यानी वफादार हो वो कहीं नहीं मिल पाएगी, इस तरह से जॉर्डन मानते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में इन्होंने कहा है, इफ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट। ये कहते हैं यदि आपका जन्म इस तरह की एबिलिटी लेकर हुआ है, यानी आपका जन्म हुआ है तो उस समय जन्म से ही आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है टू स्ट्रेंज साइट्स की आप जो विचित्र प्रकार के दृश्य होते हैं उनको आप देख सकते हो, और थिंग्स इन विजिबल टू सी राइड 10,000 डेज एंड नाइट। तो आप 10,000 दिन और रात राइड यानी घोड़े पर बैठ करके सवारी करिए, थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीजें जो अदृश्य हैं उनको देखने के लिए। और यदि आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि आप अदृश्य चीजों को, विचित्र सी चीजों को देख सकते हो, तो आप घोड़े पर बैठ करके 10,000 दिन और रात सवारी करिए, टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, और जब तक आपके बाल सफेद नहीं हो जाए बर्फ की तरह। कहने का मतलब जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाए तब तक आप 10,000 वर्षों तक दिन रात और सवारी करके और ढूंढ के लाइए। दाऊ व्हेन दाऊ रिटर्न्स वे टेल मी, और जब आप लौट कर आए तो मुझे आपने जो भी देखा उन ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, जो भी आपने स्ट्रेंज वंडर्स यानी जो अजनबी विचित्र से जो नई नई चीजें जो भी आपने देखा उन सारी चीजों को आकर के मुझे बताओ। तो मतलब यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि यदि आप घोड़े पर बैठ करके 10,000 दिन रात सवारी करके भी अगर ऐसी ट्रू एंड फेथफुल वुमेन ढूंढो तो भी आपको नहीं मिल पाएगी और आप वृद्ध हो जाओगे, अगर आपके अंदर विचित्र चीजों को देखने की पावर है तो भी। फिर नेक्स्ट कहता है, एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर, और जब आप इस तरह से 10,000 दिन और रात सवारी करके वृद्ध होकर के जब वापस लौट कर आओगे मेरे पास, तो आप मुझे यही आकर कहोगे कि आपको ऐसी वुमेन कहीं नहीं मिली जो ब्यूटीफुल हो और फेथफुल और ट्रू हो, यानी कि सुंदर भी हो और सच्ची और वफादार हो, ऐसी वुमेन आपको कहीं नहीं मिली। तो इस तरह से सेकंड स्टेंजा के अंदर बताया है। अब बात करते हैं जो लास्ट स्टेंजा है इसका थर्ड, देखिए इसमें क्या कहा गया है, इफ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट येट डू नॉट आई वुड नॉट गो। फिर यहाँ जॉर्डन कहते हैं कि इफ दाउ फाइंडेस्ट वन, यदि आपको एक ऐसी महिला मिल भी जाती है जो ट्रू और फेथफुल हो, ब्यूटीफुल हो, तो लेट मी नो सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, तो फिर भले ही ऐसी
जो यात्रा है वो तीर्थ यात्रा की जैसी कठिन क्यों ना हो, तो मैं उस यात्रा को करने के लिए कहूंगा। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, फिर भी ऐसी यात्रा करना व्यर्थ ही होगा, तो इसलिए मैं उस यात्रा पर नहीं जाऊंगा। आई वुड नॉट गो। फिर आगे बताते हैं, दो यद्यपि एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, दो सी वर ट्रू, कभी फिर कहना चाहता है कि भले ही वो आप जब उससे हम मिलते हैं तो वो सत्य, मतलब जब आपको पता चलता है कि ऐसी महिला है और आप जान रहे हो कि वो सच्ची और फेथफुल है, व्हेन यू मीट हर, लेकिन जब आप उससे मिलने जाओगे, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब आप उसको अपना जो अंतिम पत्र लिखोगे, तब तक सी विल बी फेल्स, तब तक वो बदल जाएगी, यानी बेवफा हो जाएगी, तब तक वो महिला मतलब वफादार नहीं रहेगी, तब तक वो बदल चुकी होगी जब तक आप उसे एक पत्र लिखोगे। एरे आई कम टू टू और थ्री, इस तरह से कवि कहना चाहता है कि जब तक आप उसे एक या दो पत्र लिखोगे, तब तक वो महिला बदल चुकी होगी। तो इस तरह से कवि इस पोएम के अंदर जो वुमेन की जो इनकॉन्सिस्टेंसी है, यानी महिला की चंचलता और जो बेवफाई है, उसके बारे में बात करते हैं। और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बताया कि ये टास्क जितने इम्पॉसिबल हैं, उतना ही इम्पॉसिबल है एक फेथफुल ट्रू एंड ब्यूटीफुल वुमेन को ढूंढना। तो इस तरह से यहाँ जॉनडन ने ये चीज क्यों बताई, क्योंकि उन्होंने लंदन में जो लाइफ देखी थी और वो जितने ज्यादा उनके संपर्क में आए थे, तो उस बात को, उसके उस विचार को वहां से ताकत मिल गई थी, तो उन्होंने उस बात को यहाँ लिख दिया इस पोएम के अंदर। तो देखिए, इस पोएम को गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार को जॉन डन ने लिखा था। अब थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जॉन डन, इनका जन्म 1572 में हुआ था लंदन में, और इनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। वाज ए लीडिंग इंग्लिश पोएट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। जॉन डन मेटाफिजिकल स्कूल के लीडिंग पोएट थे। डन इज ऑफन कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट लव पोएट, इनको एक महानतम लव पोएट के रूप में जाना जाता है इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में। और ही इज आल्सो नोटेड फॉर हिज रिलीजियस वर्स, ये अपने धार्मिक छंद के रूप में भी के लिए फेमस हैं। एंड ट्रिटीज एंड फॉर हिज सरमन्स, अपने सरमन्स के लिए भी, ट्रिटीज के लिए भी जाने जाते हैं। विच रैंक अमोंग द बेस्ट ऑफ 17th सेंचुरी, और ये 17वीं जो शताब्दी है उसके अच्छे कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, थोड़ा सा मैंने इस पोएम की समरी भी आपको लिख दी है, ताकि आप लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, द थीम ऑफ द पोएम इज वुमेन्स इनकॉन्स्टेंसी, यानी इस पोएम की जो थीम है वो महिला की इनकॉन्स्टेंसी है। द पोएट सेज दैट टू कम अक्रॉस ए कांस्टेंट वुमेन इज मोर इम्पॉसिबल देन द ग्रेटेस्ट ऑफ नाउन इम्पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ कभी कहता है कि जो ट्रू वुमेन, फेथफुल वुमेन, उससे मिलना उतना ही असंभव है जितना कि द ग्रेट ऑफ नाउन इम्पॉसिबिलिटीज, जितना कि जो अधिकांश असंभवताएं होती हैं उनकी तरह। इवन इफ वन कुड कैच ए फेलिंग स्टार, इवन इफ भले ही एक व्यक्ति एक टूटे हुए तारे को पकड़ ले, कैचिंग स्टार, और वी गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रुक, वी गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रुक रूट, और एक मैंड्रुक के जड़ से बच्चे पैदा कर सके। और नेक्स्ट बताया कि रिकॉल द पास्ट, फाइंड आउट हु, रिकॉल द पास्ट यानी ये बता सके कि भूतकाल कहाँ गया, पिछली गुजरी हुई वर्षें कहाँ चली गई। फाइंड आउट हु क्लेप्ट द फीट ऑफ शैतान, और ये भी पता लगा सके कि शैतान का पैर किसने चीरा। और टीच द मरमेड टू सिंग, और जो मरमेड है यानी जलपरी, उसके गाने को सुनना भी कोई सिखा सके। चेंज ह्यूमन नेचर सो दैट एनवी डज नॉट प्रिक हिम, और जो मानव स्वभाव में जो ईर्ष्या है उसको भी बदल दे, ताकि उसे ईर्ष्या जलन पैदा नहीं कर सके। तो इस तरह से फाइंड आउट द रीजन विच मेक्स ए मैन ऑनेस्ट, और फिर इस कारण को भी पता लगाया कि जो आदमी को ईमानदार बनाता है। इफ वन राइट्स 10,000 डेज एंड नाइट, यदि कोई व्यक्ति 10,000 दिन और रात यात्रा करे, और आई सी दीज एंड स्टिल स्ट्रेंजर साइट्स, और मैं देखता हूँ कि उस व्यक्ति को विचित्र से दृश्यों को देखने की शक्ति हो, वन विल स्टिल नॉट फाइंड, फिर भी वो व्यक्ति
ऐसी ट्रू एंड फेथफुल और ट्रू एंड फेयर वुमेन को नहीं ढूंढ सकता। द लास्ट स्टेंजा के अंदर कवि कहता है इस बात को कि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। फिर देखिए इस पोएम के अंदर और भी बताया कि जो फर्स्ट कुछ लाइन के अंदर बताया, द पोएम बिगिंस विद ए लिस्ट ऑफ इम्पॉसिबल टास्क, यानी जो पोएम है वो कुछ असंभव कार्यों के साथ शुरू होती है। इसके अंदर 6 असंभव कार्य बताए हैं, सच एज कैचिंग ए फेलिंग स्टार, दूसरा है फाइंडिंग ए मरमेड, तीसरा मीटिंग द डेविल, यानी कि पहला तो टूटते हुए तारे को पकड़ना, दूसरा मरमेड का जो गीत होता है उसको किस तरह सुना जाता है, तीसरा डेविल के फीट को किसने चीरा, चौथा है स्पीक कि चौथा बताया था ईर्ष्या वाला मैंड्रिक के रूट से बच्चे पैदा करना, और एक ऑनेस्टी किस तरह आती है, ये सारी चीजें इसमें बताई हैं। नेक्स्ट में एक आर्गुमेंट देता है, द स्पीकर एसेट दैट इवन इफ ए वुमेन हु इज बोथ ट्रू एंड फेयर, कभी कहता है भले एक महिला ट्रू एंड फेयर है, यानी वो कुड बी फाउंड यानी मिल सकती है, शी वुड inevitably become false by the time the speaker could reach her, लेकिन जब तक वो जो वक्ता है कहने वाला है वो उस तक पहुंचेगा तब तक वो फाल्स हो जाएगी, यानी कि झूठी बेकार हो जाएगी। और इस पोएम की जो टोन है वो ये है, द पोएम्स टोन इज ए मिक्स ऑफ लाइट हार्टेडनेस एंड ए सिनिसिज्म विद द स्पीकर यूजिंग हाइपरबोल, इसके अंदर कवि ने हाइपरबोल एक्सेग्रेशन का यूज किया है, एंड ए मॉकिंग स्टाइल, और इसमें थोड़ी एक हंसी मजाक वाली स्टाइल वे टू एक्सप्रेस डिसइल्यूजनमेंट, अपनी निराशा को व्यक्त करने का, विद वुमेन एंड रिलेशनशिप, महिलाओं के साथ और उसके संबंधों के साथ। तो इस तरह से पोएट ने यहाँ ये चीजें बताई हैं। इसमें थीम्स में देखिए, द पोएम एक्सप्लोर थीम ऑफ इनफिडेलिटी, द इनकॉन्स्टेंसी ऑफ वुमेन, महिलाओं की इनकॉन्स्टेंसी ही इस पोएम की विषय वस्तु है, एंड द स्पीकर ऑन डिसइल्यूशनमेंट विद लव एंड रिलेशनशिप, और यहाँ प्रेम और उसके संबंध में कवि की डिसइल्यूशनमेंट है। स्ट्रक्चर, और इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो द पोएम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजा, यानी इस पोएम के अंदर 3 स्टेंजा है। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है कि इस पोएम में 3 स्टेंजा है और तीनों स्टेंजा के अंदर 3 बातें बताई हैं। पहले देखिए, ईच विद ए सेस्टेट एंड ए राइमिंग ट्रिपलेट, और प्रत्येक में सेस्टेट और राइमिंग ट्रिपलेट है। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार वाज पब्लिश्ड इन 1633 एंड इज कंसीडर्ड वन ऑफ डन्स यंगर वर्क्स, यानी जब जॉन डन यंग थे तब इस पोएम को लिखा था। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको इस पोएम के बारे में बता दूं कि इस पोएम में 3 स्टेंजा है। पहले स्टेंजा के अंदर इम्पॉसिबल टास्क के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है कि ये 6 इम्पॉसिबल टास्क है, और यहाँ ये कहा गया है कि जिस तरह से ये 6 इम्पॉसिबल टास्क हैं यानी असंभव कार्य हैं, उसी तरह एक ट्रू एंड फेथफुल वुमेन को ढूंढना भी इम्पॉसिबल होता है। और दूसरे में बताया कि यदि आप जन्म से ऐसी पावर लेके पैदा हुए हो जो विचित्र या अदृश्य इनविजिबल चीजों को देख सकते हो, और आप 10,000 दिन रात तक अगर सवारी करो फिर भी आपको ऐसी महिला नहीं मिल सकती। और लास्ट में ये कहा गया है कि यदि आपको मिल भी जाए तो आप जब तक उसके पास पहुंचोगे तब तक वो बदल चुकी होगी। तो इस तरह से जॉन डन ने गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार लिखी है। आशा करता हूं दोस्तों कि तो हम समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।